हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है इन्वायरमेंट क्लास जो है 5वीं क्लास दी जा रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है वो बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरह का पूरा एक महत्वपूर्ण कलेक्शन देखने के लिए आप एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस के कुछ कलेक्शन देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसका मतलब है कि कोई भी जो जीवाश्मी ईंधन है वहां पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत पृथ्वी है, सूर्य है, समुद्र है या चंद्रमा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर किसका है? सूर्य का है। ठीक है, सूर्य का ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जिसको जीवाश्मी ईंधन भी ताप और दाब, देखिए दो चीजों से बनता है, ताप प्लस दाब। ये ताप दाब किस पर डिपेंड करेगा? सूर्य पर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। मतलब इनमें से कौन है जो पर्यावरण को सबसे सर्वोत्तम स्वच्छ रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? पेट्रोलियम उत्पाद है, वन है, उत्पादन है, या नाभिकीय विखंडन है, या सौर सेल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दे रहा है स्वच्छ रखने के लिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 100%। यहाँ पर देखिएगा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, जो पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है प्रदेश हो चुका है। ये कौन सा प्रदेश है? अंडमान, चंडीगढ़, दीव है या पुडुचेरी है? तो ये क्या हो जाएगा? दीव 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हमारा एक संघ शासित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बायोडीजल का फसल, ये देखिएगा बायोडीजल का निम्न में से कौन सा बायोडीजल का एक फसल है? कपास, गन्ना, जट्रोफा या आलू। तो यहाँ पर हमको ये समझना है, जैसे बायोडीजल जो होता है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, पहले ये समझना है। इसके अलावा हम लोग एथेनॉल की भी बात करते हैं। एथेनॉल जो है एक प्रकार का बायोडीजल है, वो भी देखिए एथेनॉल शब्द लगाएगा तो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? बायोडीजल। तो बायोडीजल क्या है? जट्रोफा। जट्रोफा एक फसल होती है और जो गन्ने से क्या निकलता है? एथेनॉल निकलता है, जिसको हम लोग जो है अब लगातार पेट्रोलियम ईंधनों में प्रयोग करने की अनुमति भी दे दिया है सरकार ने। तो ये भी एक प्रकार का जो है बायोडीजल है। लेकिन मूल रूप से पौधों में यदि बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पौधा, ये जेट्रोफा बायोडीजल का ही एक पौधा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिए इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, जैसे आपका डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन का उत्सर्जन करता है, मतलब प्रदूषण निकालता है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ये जो हाइड्रोजन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी वजह से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। यदि पूछेगा कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे पूरे ब्रह्मांड में यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यदि कोई है, सबसे अधिक गैस है, तो सबसे अधिक किसकी मात्रा है? तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन की मात्रा जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि भारत के निम्न क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए जाते? गोदावरी में, डेल्टा में, गंगा नदी डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर देखिए पर ये तापी, भूतापी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो गोदावरी डेल्टा में भी कुछ कहीं कहीं पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र में, लद्दाख में पाए जाते हैं, और पश्चिम घाट में भी भूतापीय क्षेत्र कहीं कहीं देखे जाते हैं। लेकिन जो गंगा का डेल्टा होता है, गंगा का डेल्टा में कहीं पर भी भूतापीय नहीं मिलता है, क्योंकि प्राचीन समय में ये मैदान है। मैदान में इस तरह की कोई भी भूतापीय जो है ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक है,
तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब इनमें से कौन सा एक पर्यावरण है जिसे हम लोग मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये हो जाएगा पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टॉस। ये जो है ये मानव जनित जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा यदि देखा जाए तो वहित मल जो है ये मानव जनित है, सीधे मानव द्वारा तैयार किया गया या मानव द्वारा। फिर इसके अलावा प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, पारा ये तो प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है, तो इसको हम लोग जो है मानव जनित पर्यावरण कह सकते हैं। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वाहित मल। चलिए हम लोग बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि के मूल दहन का स्रोत क्या है। जैसे यदि ये दहन होता है तो इसमें कौन सा प्रदूषण निकलता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या कह सकते हैं भूमि प्रदूषण। ये कौन सा प्रदूषण निकलता है तो याद रखिएगा ये जो दहन होते हैं तो निकलता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मतलब दो कार्बन निकलते हैं। जीवाश्म ईंधन में हालांकि सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड होता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन में सबसे बड़ा मात्रा इसी का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ऐसे हम लोग सीधे सीधे दमघोटू गैस भी बोलते हैं, दमघोटू गैस। यदि पूछेगा कि इसे कौन सी गैस के नाम से जानते हैं, दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषण है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषण है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्या हो जाएगा, PAN हो जाएगा, स्मॉग बोल के आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ओजोन होगा। तो यहाँ पर देखिए सल्फर हो जाएगा, सल्फर जो है एक द्वितीय प्रदूषण के रूप में माना जाता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद जो धुएं हैं वो प्राथमिक में ही आते हैं, स्मॉग जो होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कर सकते हैं इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा है जो जल प्रदूषक का काम नहीं करता है, जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक का काम नहीं करता है। तो याद रखिएगा जैसे जस्ता यदि प्रदूषण में डाल दिया जाए ना तो ये प्रदूषण करता है, तांबा भी डाल दिया जाए तो प्रदूषण है। यहाँ पर कह रहा है नहीं है तो सल्फर को यदि हम लोग देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक क्या है, नहीं है, ठीक है। सल्फर मूल रूप से जल प्रदूषक का काम नहीं करता है, मतलब ये जल प्रदूषक है ही नहीं। क्लियर हो क्या। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूमिगत जल का दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है। जैसे जो भूमिगत जल है उसमें कौन से एक अजैविक है, जैविक क्रिया नहीं करता है। जैसे बैक्टीरिया जैविक है, शैवाल जैविक है, विषाणु जैविक है। जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या है, एक तत्व है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, वो अजैविक तत्व है। अब ये क्लियर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्सेनिक हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जो है द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा जैसे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण वहां पर होता है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति में दोहन करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है जल का दोहन होता है, वहां पे जो है भूमि के अंदर आर्सेनिक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ कहाँ पे जो है सबसे ज्यादा दोहन किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है ये क्या किया जाता है, भूमि का दोहन किया जाता है। अब क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा जल का दोहन होता है। अब आते हैं कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो होता है वो संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर, तो यहाँ पर देखिएगा कह सकते हैं कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। जो ग्रीन मफलर होता है वो मृदा प्रदूषण होता है, कि वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ये पौधे लगाए जाते हैं।
तो अब ये क्लियर हो गया कि ये किसके कारण लगाए जाते हैं। तो इसका जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग से होता है। जैसे उर्वरक ज्यादा हम लोग प्रयोग करें तो उसमें क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, कि मृदा प्रदूषण होगा, कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करने से उपयुक्त सभी घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मृदा भी प्रदूषण होता है। ठीक है, अब आते हैं देखिएगा आगे। निम्न में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला। दरअसल हमारी पृथ्वी लगभग सभी चीजों को अपघटन का काम करती है, मतलब धीरे धीरे अपघटित कर देती है। और लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे अपघटन करने में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ हैं 100-200 साल लगता है, कुछ हैं तो हजारों साल लगता है। तो इसमें सबसे अधिक समय तक कौन लगता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक काफी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और इसे जो है समाप्त होने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अपघटन का क्षय सबसे अधिक समय तक लगता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है। देखिए यहाँ पर जैविक संसाधन पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है। शुद्ध जल है, कोयला है और पेट्रोलियम है और क्या हो जाएगा, मछली है। तो इसमें कह रहा है कि जैविक संसाधन नहीं है। तो आप लोगों को जो आंसर हो जाएगा कि जैविक संसाधन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध जल। इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध जल एक जैविक संसाधन नहीं है। बाकी ये भी जीवाश्म से है, ये भी जीवाश्म से है, ताप और दाब। ये मछली जो है ये खुद ही जीव है, तो जीव है इसलिए जैविक संसाधन। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, जिसे हम लोग बोलते हैं नीरी, जिसे बोला जाता है नीरी। नीरी कहाँ पर है, ठीक है, ये नीरी कहाँ पे है, बंगलुरु में, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में है। नीरी कहाँ पर स्थित है, नागपुर में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, क्वेश्चन दे सकता है। यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है, काठमांडू में है यूएनईपी का मुख्यालय, कि आपका कह सकते हैं नैरोबी में है, कि नई दिल्ली में है। ठीक है, यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा नैरोबी केन्या में जो है इसका मुख्यालय है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जिनेवा में किसका है, WHO का है, ILO का है, यहाँ तक कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मौसम संस्थान का भी जो है मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में। और ये जो काठमांडू है, तो काठमांडू में आप देख रहे हैं कि जो बनाया है मुख्यालय, वो किसका मुख्यालय बनाया है काठमांडू में, तो एशियाई सहयोग संगठन भी है आपका काठमांडू में। ठीक है, और सार्क दक्षिण भी काठमांडू में, नई दिल्ली में जो है इस तरह का नहीं है। तो अब आते हैं कि विश्व तंबाकू जो है निरोध या निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मतलब तंबाकू को न खाना, मतलब तंबाकू के बारे में जागरूकता फैलाना, लोग तंबाकू से ज़्यादा बचें, इसके लिए जो है, ताकि कैंसर से भी बचा जा सके, इसके लिए हम लोग जागरूकता कितने तिथि को मनाते हैं, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज के जो क्लास सेशन इन्वायरमेंट साइंस का था इतना ही था, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड सेम क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।